नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों के दौरान अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बीएसपी सांसदों को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। इन मीडिया रिपोर्ट्स में पार्टी के आधे से ज्यादा सांसदों के दूसरे दलों में जाने की चर्चा हुई है, लेकिन इतने दिनों में पहली बार मायावती ने इस मुद्दे पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए टिप्पणी की और स्पष्ट संदेश दे दिया है। मायावती ने कहा, उम्मीदवारों का चयन काफी सोच समझकर किया जाना चाहिए, जैसे कि यूपी के संदर्भ में काफी गहनता के साथ किया जा रहा है। पार्टी उम्मीदवारों का केवल चुनाव जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद भी उनका बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के प्रति वफादार, अनुशासित और कर्मठ बने रहना जरूरी है। उन्होंने भविष्य में अब उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। 2024 के लिए कांग्रेस ने अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ सीट शेयरिंग का मामला सुलझा लिया है। ममता बनर्जी के साथ भी बात बनने की खबर है, लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग गठबंधन के 3 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है। यह पार्टी केरल में कांग्रेस के प्रमुख सहयोगी हैं। ऐसे में पार्टी ने यह तय किया है कि वह तीसरी सीट की मांग पर पीछे नहीं हटेगी। खबरों के अनुसार एआईएमएल के नेता कांग्रेस से नाराज है क्योंकि कांग्रेस उनकी मांग को अनदेखा कर रही है। हालांकि इसके बावजूद पार्टी को उम्मीद है कि कांग्रेस उनके पक्ष में फैसला सुनाएगी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग संकेत दे चुकी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए निर्वाचन आयोग तारीखों की घोषणा कभी भी कर सकता है। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों में अनबन कुछ राज्यों में खत्म हो गई है और कुछ राज्यों में अभी भी चल रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच बात बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, ज्यादातर जगहों पर सीट का बंटवारा हो चुका है, केवल पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर बाकी है। इसमें समय लगता है, यह इतना आसान नहीं है। हम विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ हैं। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का आज 13वां दिन है। शनिवार को किसानों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आज किसान देश भर में युवाओं से बातचीत करेंगे, उन्हें किसानों के मुद्दे के बारे में जागरूक करेंगे। वहीं सोमवार को देश भर के गांव में सरकार के पुतला दहन की तैयारी है। किसान 29 फरवरी को बैठक के बाद दिल्ली कूच पर अंतिम फैसला लेंगे। किसान नेता ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी तरफ किसानों के प्रदर्शन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार की तरफ से किसानों के साथ बैठक की जा रही है, वहीं विपक्षी प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते देश की राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर जाने वाले रास्ते आंशिक रूप से खोल दिए गए हैं। हालांकि बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 मोड़ पर हरियाणा पुलिस की ओर से बंद किया गया रास्ता अभी भी पूरी तरह से खोला नहीं जा सकता है। देर रात तक इस रास्ते को खोलने का प्रयास किया जा रहा है, मगर 9 फीट ऊंची, 8 फीट और करीब 100 फीट लंबी कंक्रीट की दीवार को अभी तक पूरी तरह से नहीं तोड़ा जा सका है। राजधानी दिल्ली जाने वाले वाहन चालकों को अभी भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसी में एक अहम प्रोजेक्ट सुदर्शन सेतु है। 2.5 किलोमीटर लंबा ये पुल केवल पर टिका भारत का सबसे लंबा पुल है। ये ओखा मेनलैंड और वेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। करीब 980 करोड़ रुपए की लागत से बना सुदर्शन पुल ओखा वेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के रूप में भी जाना जाएगा। ये पुल द्वारकाधीश मंदिर से आने वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को जो गारंटी दी थी, उनसे जो दावे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। शरद पवार ने पुणे शहर में विपक्षी इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की पहली सभा को संबोधित किया। इसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटेल और शिवसेना नेता सचिन अहिर भी शामिल हुए। शरद पवार ने कहा, आज की सभा ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र और देश में बदलाव दिखेगा। प्रधानमंत्री देश को एक अलग रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के शासक लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। किसान गहरे संकट में हैं। पवार ने कहा, आज मोदी की गारंटी कहां है? प्रधानमंत्री ने कई आश्वासन दिए थे, लेकिन वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।
राजनीतिक गलियारों की इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट का जल्द से जल्द ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत कुछ बड़े बीजेपी नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से मैदान में उतरेंगे, वहीं अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहली लिस्ट में ज्यादातर उन सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा जहां पिछली बार बीजेपी चुनाव हारी थी। कल बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और 6 राज्यों के बीजेपी नेताओं की मीटिंग हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मीटिंग में शामिल होने गए थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में हुई दर्दनाक हादसे में मौतों की सूचना जैसे जैसे स्पष्ट होती गई, मृतकों के परिवारों की महिलाओं और चित्कारों से मातम से नगला कसा दहल उठा। 4 गांवों के लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, जिसमें नगला कसा के सबसे अधिक 46 लोग थे। ट्रैक्टर ट्रॉली पड़ोस के गांव रोरी से रहने वाले राहुल की थी, जिसमें बच्चों को मिलाकर कुल 54 लोग सवार होकर जा रहे थे। इस हादसे में अभी तक मरने वालों की संख्या 24 बताई जा रही है। बनबुलापुर कांड में मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक को नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। एएसपी नैनीताल पीएन मीणा ने बताया कि मलिक को हल्द्वानी ले जाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। साथ ही 2 और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद फुरकान व मोहम्मद सलीम बनबुलापुर थाना फूकने के आरोपी थे। इस घटना में अब तक 81 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तराखंड पुलिस प्रवक्ता डॉक्टर नीलेश आनंद ने बताया, बनबुलापुर उपद्रव के मुख्य आरोपी मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तारी टीम को इस ऐतिहासिक और सराहनीय कार्य के लिए 50,000 रुपए की भी घोषणा की गई है। एसटीएफ ने सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ की टीम ने शनिवार को उस अभ्यर्थी अमन कुमार का मोबाइल कब्जे में ले लिया और जांच शुरू कर दी है, जो नकल करते हुए पकड़ा गया था। जांच का आधार अमन कुमार के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर भेजे गए सवालों के जवाबों को बनाया गया है। 150 में से 147 सवालों के जवाब सही पाए गए हैं। एसटीएफ के सूत्रों के अनुसार हजरतगंज थाने में एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एसटीएफ की टीम द्वारा जुटाए गए तथ्यों के आधार पर की गई है। आईएमडी ने बताया कि राजस्थान में साइक्लोनिक टर्फ बने रहने के कारण शनिवार को दिल्ली एनसीआर में दिन भर आकाश में हल्के फुल्के बादल बने रहेंगे। इसके साथ ही कहीं कहीं बहुत हल्की बूंदाबांदी भी होगी। वहीं अब सोमवार की रात दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम के फेरबदल के साथ साथ प्रदूषण के स्तर पर भी बढ़ोतरी देखने को मिली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार अगले 3 दिन तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में ही बनी रही। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी होने की चेतावनी जारी की गई है। यामी गौतम की मच अवेटेड फिल्म आर्टिकल 370 का धमाकेदार आगाज हो यामी गौतम की मच अवेटेड फिल्म आर्टिकल 370 का धमाकेदार आगाज हो चुका है। फिल्म ने 23 फरवरी को सिनेमा घरों में दस्तक दी है। वहीं क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से मूवी को लेकर काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। कश्मीर से धारा 170 हटाए जाने वाले मुद्दे पर आधारित आर्टिकल 370 लोगों को खूब पसंद आ रही है। सेक न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 ने रिलीज के दूसरे दिन 7.5 करोड़ की कमाई की है। वहीं फिल्म ने पहले दिन 5.9 करोड़ का कलेक्शन किया था। रांची टेस्ट में दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। यशस्वी जायसवाल ने 117 गेंदों पर 73 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्का लगाया। वहीं यशस्वी जायसवाल ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल यशस्वी जायसवाल एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इस साल अब तक यशस्वी जायसवाल ने 23 छक्के लगाए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने 2008 में 22 छक्के लगाए थे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।